नमस्कार। एक बार पुनः मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत आपका स्वागत है। यह केमिस्ट्री की क्लास है। हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता भी होगा कि एक लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से बिफोर हम लोग पिछले टर्म पर क्या पढ़े थे उसको रिमेंबर कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए भाई, हमने पिछले टर्म पर केसी लिखना बताया था कि केसी कैसे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन को देख करके। तो मैंने आपको ये बताया था कि केसी लिखते समय किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर कई प्रोडक्ट हैं और कई रिएक्टेंट हैं तो सबका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। और अगर स्टीचियोमेट्री है, जैसे रिएक्टेंट के कई मोल हैं, प्रोडक्ट के कई मोल हैं, तो वो जो स्टीचियोमेट्री होती है वो पावर में हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं रिवाइज कर रहा हूँ पिछले लेक्चर को कि अगर मैं कहूँ कि 2 मोल ए के प्लस बी के 1 मोल आपस में रिएक्शन करके 3/2 सी के और डी के 5 मोल बने, तो बताइए इसके लिए अगर केसी मैं लिखना चाहूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केसी होता क्या है भाई? केसी होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में सी और डी है, सी के मोलों की संख्या 3/2 है, तो इसलिए सी ये जो पावर, ये जो स्टीचियोमेट्री है, मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये इसके पावर में जाएंगे इनटू डी। डी के पावर में क्या लगेगा 5 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए की पावर क्या होगा, ए की पावर 2 होगा इनटू बी, यहाँ पर क्या है 1, तो बी की पावर क्या होगा 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को क्या क्या बताता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख करके हम यह बता सकते हैं, कई बार आया है भाई, नीट का प्रश्न ये डिस्कस होने चल रहा है, ये जेई का कंपटीशन का प्रश्न मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे देगा और पूछेगा कि इसको देख के आप बताइए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करती है कि किस मात्रा तक रिएक्शन होगी, किस डायरेक्शन में होगी। तो यही नोट करके हम लोगों को लिखना है कि द वैल्यू, नोट करके लिखिए, नोट करके यहाँ से स्टार्ट करिए, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करिए। नोट में लिखना है कि द वैल्यू ऑफ, नोट करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ केसी। व्हाट इज द केसी? बताइए बच्चों। केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ केसी प्रिडिक्ट माने मेजर करना, प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करती है, प्रिडिक्ट्स केमिकल रिएक्शन। ओके, तो दिस इज द नोट। यहाँ पर प्रिडिक्ट और एक्सटेंट पर अंडरलाइन कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपसे यह पूछा जाए कि केसी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या जवाब होगा कि सर यह किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को बताता है। इसी नोट के अंतर्गत कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट लिखना है कि अगर इफ केसी की वैल्यू, इफ केसी इज नियरली इक्वल टू, if Kc is nearly equal to 10 की पावर 3,
अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 है, बहुत ज़्यादा भैया, Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा, 10 की पावर 3 1000, तो इसका मतलब यह बताता है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन will proceed in forward direction predominantly यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये नोट्स में अंडरलाइन ही आपको दिखेगा, वही रिवाइज करके जाना है। सेकेंड नंबर पे, इफ Kc इज लेस दैन 10 की पावर -3, अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है। अच्छा, -3 का मतलब क्या हुआ जी? -3 का मतलब हुआ, 10 की पावर -3 का मतलब, इसको नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी ना, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.001। मतलब Kc की वैल्यू जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 0.001 से बहुत कम है, इससे भी कम है। तो इस स्थिति में रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दो केस आपके पास आए, अगर 10 की पावर 3 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेस देन 10 की पावर -3 है तो, और ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि 0.001 से भी कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। पॉइंट नंबर 3, अगर Kc की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, मतलब 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो यहां पर लिखिए इफ Kc lies in between 10 की पावर -3 to 10 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों कंपेरेबल अमाउंट में उपस्थित होंगे। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, will be present in comparable amount, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको नोट कर लीजिए, इनकम्परेबल अमाउंट। तो 3 पॉइंट आपके पास हैं। फर्स्ट पॉइंट में Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ बैकवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर कंपेरेबल अमाउंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो 3 बातें आपके पास हैं। और जो चौथी बात है भाई, आपने देखा कि Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 है, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, Kc की वैल्यू दोनों के बीच में लाई करती है। और चौथा पॉइंट जो कि इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से बहुत ज़्यादा है, इफ Kc इज ग्रेटर दैन 10 की पावर 3, इफ, फोर्थ पॉइंट भाई, फोर्थ पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट, अगर Kc की वैल्यू, इफ Kc माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन 10 की पावर 3, देन ऐसा माना गया कि अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, तो रिएक्शन कंप्लीशन की ओर होगी, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर लिख लीजिए, देन रिएक्शन will be complete, the reaction will complete, almost complete, the reaction will almost
ऑलमोस्ट प्रोसीड, ऑलमोस्ट कंप्लीट लिख लीजिए, COMPLET, द रिएक्शन विल ऑलमोस्ट कंप्लीट, लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई आपके पास 4 पॉइंट आए, Kc की 10 पावर 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन, 10 की पावर -3। बताइए बच्चों, अगर 10 की पावर 3 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, 10 की पावर -3 से कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर दोनों के बीच में लाई करती है Kc की वैल्यू तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपेरेबल अमाउंट में इक्विलिब्रियम पर मौजूद रहेंगे, और अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आपने Kc के 4 महत्व देखे, इम्पॉर्टेंस Kc का। कुछ किताब वालों ने इन्हीं पॉइंट्स को 1, 2, 3 पॉइंट्स को इस टाइप के फिगर में बना लिया है, तो आप भी आर करके लिख लीजिए, क्योंकि जब आप कॉपी किताब खोलें, अपना टेक्स्ट बुक खोलें तो आपको ये लगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ा है। तो देखिए भाई उन्होंने ऐसे बना दिया है, ये यहाँ पे ऐसे चीज़ों को बनाया है, दिस और यहाँ पर दिस। इस Kc की वैल्यू इस साइड से इस साइड, तो यहाँ पे Kc की वैल्यू 1, Kc इज इक्वल टू 1। यहाँ पर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3, यहाँ पर Kc की वैल्यू रखा गया है Kc इज इक्वल टू 10 की पावर -3। यहाँ नेग्लिजिबल Kc की वैल्यू नेग्लिजिबल NEGLISIBLE, और यहाँ पर एक्सट्रीम लार्ज EXTREME, एक्सट्रीम लार्ज, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम लार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा, और नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? नगण्य। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य, ये दिस। तो देखिए भाई, अगर ये कंडीशन आपके पास है तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर Kc की वैल्यू 1 है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो Kc की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लिखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अगर Kc की वैल्यू, हम बैक साइड में यहाँ पर आए, Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 है, तो Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 है, तो उस स्थिति में रिएक्टेंट बहुत मुश्किल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन विल प्रोसीड वेरी हार्डली, रिएक्शन विल प्रोसीड वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हार्डली HA, बहुत मुश्किल से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 है तो इस स्टेज में कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ऑलमोस्ट COMPLET, ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ऐसा माना जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो भाई ये फिगर नीट के लिए, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और अगर आपके पास जगह हो तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट करके लिख लीजिए, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट, और यहीं पर अच्छे पेन से, 2 डिफरेंट पेन से, और यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए नीट, क्योंकि जब जब आप देखेंगे तब तक आपको ये लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मन से पढ़ा जाए। तो इस टाइप से भाई आप लोगों ने पढ़ा कि Kc के क्या क्या महत्व हैं। आपने देखा कि अगर Kc की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट रेंज में है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंपेरेबल अमाउंट में उपस्थित रहेंगे। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इस टाइप से अगर आपसे पूछे कोई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आप महत्व बताइए, तो आप कह दीजिए भैया किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को बताता है, ये उसके महत्व को बताता है। और अब एक नोट लिखिए, मैं बार बार इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, तो कभी कभी आपने अपने NCERT की बुक में, कंपटीशन की बुक में देखा होगा
कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्विलिब्रियम को कैसे दिखाया जाता है। मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में तो ये कहता हूँ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस स्टेज को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाए तो कैसे आप लिखेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ UQUILIBRIUM, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपकी हेडिंग है। इसी हेडिंग के तहत हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप मान लीजिए कोई एक जनरल केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट A प्लस B आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं। B ए रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने मान लिया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने मान लिया कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखिए भाई, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो उसी स्टेज को, उसी अवस्था को, उसी सिचुएशन को हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। अगर इस साम्य अवस्था को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए भाई, ए और बी की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगी, घटेगी ना। ये क्या दिखा रहे हैं हम, कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी और प्रोडक्ट के साथ क्या होगी, बढ़ेगी कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के साथ बढ़ेगी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये कंसंट्रेशन है दोनों का, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएगी। मतलब कि दिस कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन 3 मैंने बनाया है एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर ये जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है ये बराबर हो जाएगी किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो कैसे इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देखिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस एक्सिस पर जो कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन को प्लॉट करेंगे। इस एक्सिस पर हम टाइम को लेंगे कि समय के साथ, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैसे घट रही है और कैसे बढ़ रही है। तो भाई इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो ये 0 टाइम, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ग्राफ प्लॉट रहता है। फिर यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6। तो जब 0 टाइम था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। तो हम मान ले रहे हैं मैक्सिमम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम यहाँ मान ले रहे हैं। ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिस। उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी भाई, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यहाँ थी। जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे ग्राफ आता है ये, दिस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिस इज योर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, दिस इज द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें रटने की बात नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 घट रही है। तो जिसकी कंसंट्रेशन घटे वो रिएक्टेंट, और इसकी कंसंट्रेशन देखिए टाइम के साथ क्या हो रही, बढ़ रही ना। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। समझिए, ग्राफ देख के रटना अलग बात है। और यह जो सिचुएशन है दिस, देखिए भाई जब 0 टाइम था, उस 0 टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। ये मैक्सिमम था, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था। ये जितना अमाउंट था उतना अमाउंट ऐसा पड़ा था।
लेकिन 1 मिनट पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, भाई कुछ ना कुछ ये टूटेगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये देखिए घट गई, और लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि 0 थी वो देखिए बढ़ गई ना, यहाँ से यहाँ ये बढ़ गई। फिर उसके बाद 2 मिनट पर हमने देखा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई, ये देखिए 3 यूनिट हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब हम यहाँ आए 5 मिनट पे तो कंसंट्रेशन वही है, जब हम 6 मिनट पे गए तो कंसंट्रेशन नहीं चेंज हुआ, जब हम 7 मिनट पे गए तो रिएक्शन के कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। तो यही जो स्टेज है ये, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यही साम्यावस्था है। इस ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए, और कभी कभी वो पूछता है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तो देखिए जिसका कंसंट्रेशन घट रहा है वो रिएक्टेंट है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो प्रोडक्ट है। और ये जो स्टेज है जो आपको दिखाई दे रहा है कि इक्विलिब्रियम पर, बार बार मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन बताई थी, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन देखिए सेम है, चेंज नहीं होती है। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप से, इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया केसी का महत्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और अब बारी है नोट की, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट लिख लीजिए कि गैसियस रिएक्शंस अगर कोई आपको दी गई हो, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेज में हों, गैसियस अवस्था में हों, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए नोट, और नोट के अंतर्गत लिखिए फॉर द गैसियस रिएक्शंस, नोट करके लिखिए फॉर द गैसियस रिएक्शंस, फॉर द गैसियस रिएक्शंस, फॉर द गैसियस रिएक्शंस। गैसियस रिएक्शंस क्या होती है भाई? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेज में हो। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products are gases, reactants and products are gases. For the gaseous reactions, that is reactants and products are in gaseous state, equilibrium constant EQUILIBRIUM, equilibrium constant Kp is used, equilibrium constant Kp is used in place of Kc। Kc की जगह देखिए भाई एक नया वर्ड आ गया, आप पढ़े होंगे। अगर रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस हैं तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? Kp। किसके लिए? ऐसे अंडरलाइन आप भी कर लीजिए मेरे साथ। गैसियस के लिए Kp यूज किया जाता है, Kc यूज नहीं किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखिए, फॉर एग्जाम्पल A मोल A के ये गैसियस स्टेज में प्लस B मोल B के गैसियस स्टेज में, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। C मोल C के गैसियस स्टेज में प्लस D मोल D के ये गैसियस स्टेज में। चलिए भाई बताइए, यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस स्टेज में हैं, तो इसके लिए हम Kc नहीं लिखेंगे। हम लोगों को अभी नोट्स हम लोगों ने लिखा तो हम लोगों ने पाया कि Kp लिखेंगे। Kp लिखते समय बिल्कुल वही कहानी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन बच्चों याद रखिएगा,
गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं, हम इसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। जैसे वहाँ कंसंट्रेशन C की पावर C, कंसंट्रेशन D की पावर D लेते थे, वैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। देखिए पार्शियल प्रेशर को मैंने लिख लिया छोटा p से, और यहाँ पर क्या लिखा C, और ऊपर क्या C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ D और स्टिचियोमेट्री D अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर क्या A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर क्या B। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Kp फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली गैसियस कंपोनेंट्स। तो दिस इज योर Kp। यहाँ पर जो मैंने स्मॉल से लिखा है आप इसको कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो P है दैट इज द पार्शियल प्रेशर नॉट टोटल प्रेशर। तो R करके आप इसको P C की पावर C इंटू P D की पावर D, आप कैपिटल, बस इतना याद रहे कि ये पार्शियल प्रेशर है अपान P A की पावर A इंटू P B की पावर B। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर PC क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ C, PD क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ D, PA क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर शब्द मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर का एक वेसल हो, उसमें कई गैसेज हों, उसमें कई गैसेज A हों, B हों और C हों, तो इस गैस के द्वारा जो इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वो कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A। B के द्वारा जो इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ B कहेंगे। C के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ C कहेंगे। तीनों के पार्शियल प्रेशर को अगर हम ऐड कर दें, A का पार्शियल प्रेशर, B का पार्शियल प्रेशर, C पार्शियल माने आंशिक, जो टोटल प्रेशर है वो इनके आंशिक छोटे छोटे प्रेशर के समेशन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो P है दैट P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि हियर P, नोट करके लिख लीजिए, हियर P इज, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, हियर P इज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ, P's आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द concerning components। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर। तो हियर P's आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंसर्निंग कंपोनेंट्स। ये PD क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ D। PB क्या है भाई बोलो, व्हाट इज द PB? PB इज द, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये बताइए क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ A। PC बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ C। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी? हमें नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी। तो दिस इज द Kp। Kp लिखते समय हम प्रोडक्ट के जो पार्शियल प्रेशर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और उनकी स्टिचियोमेट्री को पावर में लेते हुए अपान रिएक्टेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, उनकी स्टिचियोमेट्री को पावर के टर्म में लेते हुए लिखेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप इसका Kp लिखिए तो क्या आप लिख देंगे? तो फॉर एग्जांपल, चलिए भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसका Kp प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे आप Kp लिखेंगे। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है उसमें कोई सॉलिड आ जाए तो आप सॉलिड को छोड़ दीजिएगा Kp लिखते समय। केवल Kp अगर आप लिख रहे हैं तो केवल गैस
जितने भी हैं उनकी प्रेशर को आप लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, रिवर्सिबिलिटी का ट्वाइस अमोनिया गैसियस। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आपको Kp लिखना आ जाएगा तब आप प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं। चलिए Kp बराबर बताइए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अमोनिया है, ये हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने का है भाई, मैं बता चुका हूं कि ये हैबर्स प्रोसेस, इट इज ए हैबर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हियर आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज ए प्रमोटर। तो हाउ यू विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp। तो यहाँ पर Kp का एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं, इसका पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसका, अमोनिया का, तो हम लोगों ने यहाँ अमोनिया लिखा। पावर क्या लगेगी भाई, पावर 2 लगेगी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 को कोई मतलब है जी, कोई मतलब नहीं, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर क्या, 3। तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट। इस टाइप से आप Kp का एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर, जो कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम को हैंडल करते समय छोटे छोटे प्रॉब्लम को याद रखना चाहिए बच्चे को, जैसा कि मैं भी याद रखता था। आज भी मेरे जहन में हमेशा इंटर की बातें याद रहती थीं, तो मैं याद रखता था कि पार्शियल प्रेशर ऐसे याद रखता था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज द, ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, टोटल प्रेशर का और पार्शियल प्रेशर का। और अब नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, जो कि आप इंटरमीडिएट में खूब पढ़े हैं, जेई और नीट में इससे तो प्रश्न छूट ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर आना ही आना है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp। तो भाई हमने दो टाइप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे, एक हमने Kp देखा जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसके पहले हम लोग Kc पढ़ चुके थे। फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kp एंड Kc। Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द गैसियस कंपोनेंट्स, गैसियस रिएक्शन, और Kc क्या है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ली जाए। तो दोनों में क्या संबंध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस फर्क इतना है कि यह तब यूज किया जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसियस कंपोनेंट हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ध्यान रखिए, ये Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। बहुत रिनाउंड रिलेशन होता है, आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N, और स्मॉल यही G लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पर G है, G माने गैस, G माने गैस, Kp
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट। और मैं पुनः पूछ रहा हूं, बताइएगा भाई, मेरे साथ रिवाइज करिएगा, आपको बताया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। R जो कि गैस कांस्टेंट है, इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज। कितने बच्चों को याद हैं, बोलिए मेरे साथ। 8.314, 8.314 नहीं याद हो तो फिर से लिख लीजिए। JK -1 मोल -1 0, इसी को 1.314 जूल को अर्ग में 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, K -1 मोल -1 मोल -1 10⁻7 अर्ग, K -1 मोल -1। फिर आगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, डिग्री -1 मोल -1। फिर 1.96 नियरली इक्वल टू 2 कैलोरी, डिग्री -1 मोल -1। तो इस टाइप से गैस कांस्टेंट जो कि R है, इसकी 4 वैल्यूज होती हैं। इसको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा माने चेंज, N माने नंबर ऑफ मोल्स, G माने गैस। डेल्टा N चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, डेल्टा Ng की वैल्यू लिख लीजिए। डेल्टा Ng कैसे निकाला जा सकता है, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट। तो इसका मतलब अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या कितनी है, तो मोल को लिखा जाता है N से। P माने प्रोडक्ट, G माने गैस, N माने मोल, P माने प्रोडक्ट, G माने गैस, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, N माने R और यहाँ पर G। देखिए बार बार डेल्टा N लिखते समय मैं G का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चा भूल जाता है। वो जितने सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं किसी भी रिएक्शन में, सबको काउंट कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको केवल गैस के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो और चाहे प्रोडक्ट हो। तो इस टाइप से डेल्टा Ng इज इक्वल टू NPG माइनस NRG, प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोलों की संख्या। इसमें कई केसेस हैं, अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, डेल्टा N की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो पॉजिटिव हो, लेस देन 0 हो नेगेटिव हो, तो क्या होगा, तो उस समय Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो अब हम केसेस डिस्कस करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, बारी बारी से हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1, पहला केस, फर्स्ट केस, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। केस 1 हमारे पास यही फार्मूला है, इसी फार्मूला को लेकर के हम Kp Kc में संबंध देखेंगे। केस 1, इफ डेल्टा Ng 0, डेल्टा Ng 0 का मतलब भाई डेल्टा Ng बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। आर अभी हमारे पास डेल्टा Ng क्या था, डेल्टा Ng इज इक्वल टू NPG माइनस NRG, यही तो था। तो इसकी वैल्यू 0, तो मैंने यहाँ 0 कर दिया। तो जब 0 कर दिया तो ये माइनस है ना, ये
इक्वलिटी के राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, NPG इज इक्वल टू NRG। ये देखिए, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या बराबर हो तब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में Kp और Kc में क्या संबंध होगा, तो देन Kp इज इक्वल टू Kc, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या रख दिया जाए, 0, RT की पावर क्या, 0। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बहुत दिनों से बता रहा हूँ, कई बार बताया हूँ कि अगर A की पावर 0 तो 1, अगर किसी की पावर 0 है 1, अगर हमने माना Q की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर वो आपको ऐसा उदाहरण दे, ऐसा एग्जाम्पल दे जिसमें प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट के गैस के मोलों की संख्या बराबर हो, तब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, या उस रिएक्शन में सब सॉलिड और लिक्विड हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया A सॉलिड प्लस 2B लिक्विड, ये चेंज होके बना रहा है C सॉलिड। अब मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एन इसके लिए बताइए, तो डेल्टा एन बराबर प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोलों की संख्या। तो डेल्टा एन बराबर बताइए, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, यहाँ पे तो सॉलिड है भैया, सॉलिड है तो 0, माइनस रिएक्टेंट में A, ये तो सॉलिड है, B लिक्विड है, तो इसका मतलब गैस कहीं दिख ही नहीं रहा, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो उस केस में भी डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है। तो कभी कभी यह पूछा है कि फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, तो उसके लिए क्या सही होगा। तो जैसे उसने कहा कि फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, तो आप समझ जाएंगे कि डेल्टा एन की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज आल्सो ट्रू फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, तो यहाँ पे लिखिए, इसी के बारे में लिखिए, आल्सो, ये कब होगा, आल्सो फॉर द रिएक्शंस, आल्सो फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग only solid and liquid, solids and liquids, सॉलिड और लिक्विड अगर किसी भी रिएक्शन में हैं, वहाँ गैस नहीं है, तो भी Kp बराबर Kc होगा। अब केस 2, केस 1 हम लोगों ने डिस्कस किया, अब केस 2, केस 2 में क्या लेंगे कि डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, देखिए आप लोग नोट करिए, केस 2, केस 2, इफ डेल्टा एन जी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, 3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 इस टाइप से, तो देखिए भाई, अब हमारे पास Kp और Kc में क्या संबंध होगा, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, और इसी डेल्टा एन जी के बारे में कहा है कि ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो ध्यान दीजिए भाई, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, 2 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 1/2 होगी, तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। मान लिया कि इसकी वैल्यू 55 आई, इसकी वैल्यू हमने मान लिया कि 55 आई, और ये Kp बराबर Kc इंटू 55 हुआ, हमने इसको माना है, हमने इसको हमने इसको एज्यूम किया। तो ये बताइए कि Kc में 55 से 55 से मल्टीप्लिकेशन करने पर तब वो Kp के बहुत छोटा था बेचारा, Kc बहुत छोटा था, Kc बहुत कम था, कह रहा था हम Kp के बराबर नहीं हो सकते, मैं बहुत कम हूँ,
तो उसमें 55 से मल्टीप्लाई किया गया। तो इसका मतलब इसको देख के Kp इज इक्वल टू KC इंटू 55, जो हमारे बायो के बच्चे हैं मैं उनके लिए विशेष कर समझा रहा हूँ कि Kc में 55 से मल्टीप्लाई किया गया तब Kp के बराबर था। इसका मतलब Kp बड़ा था। क्यों भाई? Kp बड़ा था, ज़्यादा था, तो Kp ज़्यादा था। Kc में 55 से मल्टीप्लाई करने पर वो Kp के बराबर हुआ। Kp कह रहा है हम ज़्यादा हैं भाई, हम तुमसे बड़े हैं, तो Kc कह रहा है अब तो मैंने 55 से मल्टीप्लाई किया तब तुम्हारे बराबर हुआ। तो Kp कह रहा है तब मैं ज़्यादा था ना, 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तब तुम मेरे बराबर हुए। तो इसीलिए Kp इज ग्रेटर देन Kc। दिस ये सब एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी केस छूट नहीं सकता है, कहीं इसमें से प्रश्न आना ही आना है। 2 केस आप लोगों ने डिस्कस किया। अब केस 2 था, ये यहाँ पर केस 2 था, यहाँ पर केस 2 रखिए, केस 2 था। तो केस 2 में अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो हमने पाया कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब केस 3 में क्या लिया जाए? इफ डेल्टा n इज लेस देन 0, मतलब कि डेल्टा n की वैल्यू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन द होल रिएक्शन इज नेगेटिव, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? बताइए भाई आप लोग। इफ डेल्टा n इज लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 निगेटिव, तो बताइए भाई क्या संबंध होगा? निगेटिव का मतलब कि डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। इसकी वैल्यू क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब कि Np गैसियस इज लेस देन Nr गैसियस। भाई ये निगेटिव तभी आएगा जब इसकी वैल्यू क्या हो? कम हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे ये 3 हो और ये 4 हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 7 हो, तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, माइनस के साथ आएगा। 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, -1 के साथ आएगा। तो इस टाइप से अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या कम है, रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या संबंध होगा? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n, यही हमारे पास संबंध होता है, रिलेशन होता है। और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है? निगेटिव। क्या कह रहा है? निगेटिव। इसकी वैल्यू कह रहा है निगेटिव। तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या है? निगेटिव है ना, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या आएगी? निगेटिव आएगी। मतलब Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर कोई निगेटिव आएगी वैल्यू। तो जब निगेटिव आएगी तो ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे लिखा जा सकता है, Kc अपान RT, Kp इज इक्वल टू Kc अपान RT। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Kc ज़्यादा था, Kc ज़्यादा था। Kc कह रहा था Kp से तुमसे मैं ज़्यादा हूँ, तो Kp ने RT से संपर्क किया, कहे कि जाके डिवाइड कर दो यार उसको, Kc को डिवाइड कर दो। कह रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। तो जब Kc को RT से डिवाइड किया गया तब Kp के बराबर हुआ। इसका मतलब कि Kc ज़्यादा था और Kp कम था। तो इट मीन्स इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि Kp इज लेस देन Kc। तो इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, और यहीं पर आप इतना समझाने के लिए मैंने आपको किया, और आप यहीं लिख दीजिए कि Kp इज लेस देन Kc, Kp इज लेस देन Kc। तो इस टाइप से हमारे पास 3 केसेस हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। तीनों केसेस को हम लोगों को याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है, कई बार एग्जाम में आया है। तो फाइनली हमारे पास 3 केस हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस किए और एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में तीनों बातों को लिख लेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हम परिपक्व हो जाएं, एग्ज़ाम में अगर आए तो हम चीज़ों को कर ले जाएं। तो देखिए भाई, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में तीनों बातों को लिखेंगे।
ऐसे एक बॉक्स बनाइए, ये मेरे साथ एक बॉक्स बनाइए, ये IIT-JEE नीट का बॉक्स है। किसका बॉक्स है? IIT-JEE नीट का। भाई ये बॉक्स जब खोलेंगे तो इसमें हमको फार्मूले मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो ये बॉक्स बनाइएगा, यहीं पर JEE नीट और JEE लिख दीजिएगा, नीट और JEE। ओके, तो और एक फार्मूला, यही फार्मूला, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहीं पे लिखिए KP = KC RT की पावर डेल्टा n, ऐसे एरो बना दीजिए। तो यहाँ पर इफ डेल्टा n G0 तो KP बराबर KC, बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फिर इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो KP इज ग्रेटर देन KC। अरे भाई ये ग्रेटर देन तो ये भी ग्रेटर देन, हम तो ऐसे याद रखते थे। हम इंटरमीडिएट में थे तो भूल जाते थे, हम तो ऐसे याद रखते थे। जब हम तैयारी करते थे तो हम भी भूल जाते थे। तो डेल्टा n = 0 तो यहाँ = यहाँ डेल्टा n ग्रेटर देन तो KP इज ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद डेल्टा NG इज लेस देन तो KP इज लेस देन KC। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, तीनों को याद रखना है। और यहीं पर हम लोगों को लिखना है कि ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है। only for solids and liquids, also only for solids and liquids, only for solids and liquids। तो इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कस किया और उसको बॉक्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए लिखिए भाई, एक क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KP and KC for the given reaction, what is the relation between, what is the relation between KP and KC for the given reaction। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं दूसरे पेन से डाल देता हूं इसको, अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, what is the relation between, what is the relation, what is the relation between, what is the relation between KP and KC for the given reaction, what is the relation between KP and KC for the given reaction। एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, A गैसियस प्लस 2B गैसियस, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो C गैसियस प्लस D गैसियस, A गैसियस B के 2 मोल हैं और सब गैसियस स्टेज में हैं। A गैसियस प्लस 2B गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन, C के गैसियस प्लस D गैसियस। इसके लिए KP और KC में संबंध आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ बताते चलिएगा। सबसे पहला काम, हमारे पास फार्मूला होता है KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा n। हमारे पास फार्मूला होता है KP = KC RT की पावर डेल्टा NG, जी माने गैस के मोलों की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा NG। अब डेल्टा NG निकालना पहला काम है। जो हमको रिएक्शन दी गई है डेल्टा NG, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो बताइए भाई, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, C के कितने मोल, 1 मोल, D के कितने मोल, 1 मोल। तो टोटल प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या 2। यहां पर चलें, रिएक्टेंट A है, इसके गैस के मोलों की संख्या 1, दूसरा रिएक्टेंट B है, B के गैस के मोलों की संख्या 2। तो 2 और 1 3। तो बोलिए भाई
3। रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल हैं? 2 यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो 2 - 3 इज इक्वल टू क्या हुआ? -1। तो डेल्टा n की वैल्यू i - 1। क्या रिलेशन होगा अब? Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा n की वैल्यू -1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में आपको ऐसे भी ट्विस्ट करके दे सकता है। देखिए RT की पावर -1 है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर x इनवर्स है तो हम इसको 1/x लिखते हैं, कहीं पर t इनवर्स है तो हम इसको 1/t लिखते हैं, कहीं पर q इनवर्स है तो हम उसको 1/q लिखते हैं, कहीं पर p इनवर्स है तो इसको हम 1/p लिखते हैं। तो बताइए भाई Kc की पावर क्या हो जाएगा? RT। Kc की पावर, Kc के नीचे क्या हो जाएगा? Kc के डिनोमिनेटर में अपान RT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन। आपसे ऐसे भी कर सकता है, Kp के साथ इसको मल्टीप्लाई करके निम्नलिखित में से कौन सही है, 4 ऑप्शन बना देगा। R इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो ये आपके विवेक पर है, IQ पर है कि आप देख करके पहचानेंगे इसमें क्या ट्विस्टिंग किया है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। जो रिएक्शन मैं बोल रहा हूं लिखिए, N2 + 3H2, N2 + 3H2 चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया, चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट रखा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए भाई एक एग्जाम्पल फिर से, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है ये। N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, ये चेंज होके बना रहा है ट्वाइस अमोनिया गैसियस। इसके लिए Kp और Kc में संबंध बताना है, लेकिन सबसे पहले डेल्टा n निकालना हमारी प्राथमिकता है। डेल्टा Ng, गैस के मोलों में इस रिएक्शन में कितना परिवर्तन हो रहा है? प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, तो NPG माइनस NRG। चलिए भाई बताइए, डेल्टा Ng निकालना है हम लोगों को। प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या कितनी है? 2 है, तो हमने इसको 2 लिखा, माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 4, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो अब बताइए दोनों में संबंध क्या होगा Kp Kc में? Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा? Kp बराबर Kc फार्मूला क्या होता है? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। तो बताइए Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n की वैल्यू क्या? -2। ओके, अब देखिए भाई मैंने बताया था अगर कहीं इनवर्स हो, -2 हो, -3 हो तो ये अपान में चला जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू Kc की पावर RT स्क्वायर, RT, दिस इज दिस। ओके, Kp बराबर Kc अपान RT स्क्वायर। ये भी कर सकता है, Kp के साथ RT स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, सब लोग इसको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बस ये देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में है, कौन सा कंपोनेंट गैसियस स्टेट में है। जब हम डेल्टा Ng को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अपने आप को कंसंट्रेट करके करेंगे, वो गलती इसी में होती है। और बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं, केवल डेल्टा n का जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चा गड़बड़ी करता है, उसी में भूल करता है, क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल को भी ले लेता है। और जबकि हमको डेल्टा Ng लिखा है केवल गैस, ओनली गैस। नेक्स्ट एग्जांपल,
ये रिएक्शन है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये आया हुआ है एक बार नीट में, NH4SS टूट के देता है अमोनिया प्लस H2S। यहाँ कुछ नहीं दिया है कौन सॉलिड कौन लिक्विड, और ये नीट में एक बार पूछा गया भाई, नीट का प्रश्न है ये। इस रिएक्शन के लिए जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, Kp और Kc में रिलेशन बताना है। नाम मैं बताता हूं, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम आपको पता होगा अमोनियम, अमोनिया, इसका नाम बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस, बहुत बदबूदार गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। Kp यहां पर कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बताऊं अमोनिया गैसियस स्टेज में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसियस स्टेज में होता है। यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ी होती है बच्चे से। हाइड्रोजन सल्फाइड है ये सॉलिड स्टेट में होता है, कुछ दिया नहीं था, तो ये कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस लगा के यहाँ पर इसको अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये सॉलिड स्टेट में होता है। आप भी ऐसे लिख लीजिए सॉलिड, तो इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है। तो अब तो आसान हो गया, डेल्टा Ng गैस के मोलों की संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रोडक्ट गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू, बताइए प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या, यहाँ 1 मोल है और यहाँ पर मोल 1 है, तो इसको बताइए 2 माइनस रिएक्टेंट में गैस, ये तो सॉलिड है भाई, तो इसको तो हमको कंसीडर नहीं करना है, इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई 2। तो अब हम Kp और Kc में अगर संबंध लिखें, रिलेशन लिखें, तो कैसे लिखेंगे भाई बताइए। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n की वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला है 2, तो ये वैल्यू रख दें यहाँ, बिल्कुल रख दीजिए सर। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 2, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp and Kc for the given reaction? What is the relation between Kp and Kc for the given reaction? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हमने लिया है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये सबको पता है। तो चलिए भाई नोट करिए, सबको पता है। आइए कैल्शियम, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हो सीरियल में आप डाल लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सॉलिड स्टेट में है, ये जब ब्रेक होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, स्किप होती है, स्केप हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में संबंध बताना है हमको, तो हमारा पहला काम क्या होता है, डेल्टा n निकालना। डेल्टा n कैसे निकलता है, गैस के मोलों की संख्या में कितना परिवर्तन है, डेल्टा Ng। तो यहाँ देखिए गैस के मोलों की संख्या, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैसियस स्टेज में। तो प्रोडक्ट के गैस के मोलों की संख्या माइनस Nr गैस के मोलों की संख्या। तो प्रोडक्ट में गैस के कितने, ये तो सॉलिड है इसको लेंगे नहीं, CO2 गैस है, तो यहाँ इसके कितने मोल हैं 1 माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, अरे भाई ये तो सॉलिड है कुछ है ही नहीं 0, तो इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1।
डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। तो बताइए भाई Kp और Kc में क्या संबंध होगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1, Kp बराबर Kc RT की पावर 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो इस टाइप से आपको अगर चाहे जैसा रिएक्शन दिया जाए उसमें बस आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है कि डेल्टा एन निकालने में गलती ना हो। डेल्टा एन निकालते समय बार बार जी जरूर लिखिए। जी लिखने से ये मदद मिलती है कि हमारा दिमाग बार बार जाता है कि हमको केवल गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन देखना है, सॉलिड और लिक्विड से हम कोई वास्ता कोई मतलब रखेंगे नहीं। तो अब हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन कोसेंट, हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन कोसेंट या रिएक्शन कोसेंट, हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन कोसेंट और रिएक्शन कोसेंट। कंसंट्रेशन कोसेंट, हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन कोसेंट, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन कोसेंट आर रिएक्शन कोसेंट, कंसंट्रेशन कोसेंट आर रिएक्शन कोसेंट, कंसंट्रेशन कोसेंट आर रिएक्शन कोसेंट, कंसंट्रेशन कोसेंट आर रिएक्शन कोसेंट। इसको लिखा जाता है QC से, इसको लिखा जाता है QC से। बहुत महत्वपूर्ण है भाई समझना इसको, क्योंकि QC और KC दोनों की वैल्यू आपको दी रहेगी, दोनों को देख के बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। कंपैरिजन करना है QC और KC का। QC क्या है? कंसंट्रेशन कोसेंट या रिएक्शन कोसेंट। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, A मोल A के, B मोल B के, C मोल C के और D मोल D के बन रहे हैं। BA रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने माना कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा ध्यान दीजिए, अब मैं कंसंट्रेशन कोसेंट को डिफाइन करने चल रहा हूं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ना हो, इक्विलिब्रियम के अलावा, मतलब other than the equilibrium stage, if we write the concentration of product upon concentration of reactant, then that representation is known as the concentration quotient or reaction quotient। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज ना आए, इक्विलिब्रियम स्टेज ना आए, इक्विलिब्रियम स्टेज के थोड़ा सा पहले या बाद में अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम कंसंट्रेशन कोसेंट कहा जाता है। तो thus we can say our statement in the English that if we write the concentration of the product upon concentration of reactant other than the stage of equilibrium, then the quantity which we obtain is known as the concentration quotient। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमको करना है, लेकिन वो स्टेज इक्विलिब्रियम की ना हो। ध्यान दीजिए, दैट इज द नॉट द स्टेज ऑफ अदर देन द इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं लिखूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर P, तो मेरे बच्चों यही है QC, यही कंसंट्रेशन कोसेंट है। बस फर्क इतना है कि ये जो क्वांटिटी लिखी गई, ऐसा तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी लिखते थे ना, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिखी गई ये इक्विलिब्रियम स्टेज के अलावा है। तो यहीं पर मैं मेंशन करके लिख ले रहा हूँ अदर देन, जिससे हमेशा आपको याद रहे
अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के अलावा अगर ऐसा लिखा जाए, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम, अदर देन द इक्विलिब्रियम, यही एक कंसंट्रेशन कोशेंट, यही कंसंट्रेशन कोशेंट कहलाता है, कंसंट्रेशन कोशेंट, कंसंट्रेशन कोशेंट, ओके, कंसंट्रेशन कोशेंट, दिस इज द कंसंट्रेशन कोशेंट। तो भाई ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन कोशेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर नहीं। लेकिन अगर साम्यावस्था पर इसी को कोई बच्चा निकालता तो हम यहाँ QC ना कहते, हम इसी को KC लिखते, KC, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बात ये देखनी है कि QC की क्या क्या विशेषताएं हैं, QC हमको क्या क्या बताता है। QC की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, QC की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, QC की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा। तो अब हम नोट करके सारी बातों को लिखेंगे कि QC और K में क्या संबंध है, तो नोट करके लिखिए। अब मेरे पास तो जगह नहीं है, मुझे इरेज करना पड़ेगा और आप लोग उसी के नीचे लिखिए नोट 1 या केस 1, इफ QC इज इक्वल टू KC, केस 1 में इफ यदि QC और KC दोनों बराबर हो गए, कंसंट्रेशन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों बराबर हो गए, तो यह स्टेज होगी इक्विलिब्रियम की, यह स्टेज होगी इक्विलिब्रियम की, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट भाई है ये, जेई का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केस टू में इफ यदि QC आपने निकाला और वो KC से ज्यादा आ गया, इज ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यह बताएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। केस 3 यदि इफ QC इज ग्रेटर देन KC, KC की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन चीजों को ध्यान से रखना है कि अगर QC KC के बराबर हो गया तो साम्य अवस्था, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। मैंने बताया कि A के A मोल, B के B मोल, C के C मोल और D के D मोल बने। अगर मैंने QC निकाला, इसका वैल्यू दिया है, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल, इसके 8 मोल, तो QC मैंने निकाला वो 5 आया। मैंने इसके लिए KC निकाला तो वो भी 5 आ गया। तो हम कहेंगे कि जब QC और KC बराबर हो गया तो यही साम्य अवस्था है, यही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैंने निकाला QC की वैल्यू KC से ज़्यादा आई, ये ज़्यादा आ गई, तो हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर KC की वैल्यू ज़्यादा आ गई, QC की वैल्यू कम आ गई, तो हम कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कई बार प्रश्न हमारे सामने से गुजरा हुआ है कि आप बताइए। देखिए यहाँ पर बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे, आपको प्रॉब्लम दे, तो आप QC को निकाल लीजिएगा, KC को निकाल लीजिएगा। मान लीजिए KC आ गया 10, मान लीजिए कि QC आया 12 और KC आया 10। इन दोनों को देख के बताइए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, कौन ज़्यादा है, QC ज़्यादा है, कौन कम है, KC कम है। तो जब QC ज़्यादा है और KC कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आप कह देंगे सर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस टाइप से QC और KC को देख करके आप बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। कुछ किताब वालों ने, कुछ बुक वालों ने इसको थोड़ा टेक्निक से लिखा है। हमने जो केस 1, केस 2, केस 3 लिखाए हैं, उन्होंने फिगर के फॉर्म में इन चीज़ों को लिख रखा है। तो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे उन लोगों ने लिखा है, जिससे जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलें तो आपको ये ना लगे कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा है। इसी चीज़ को उन लोगों ने ग्राफ
के फॉर्म में लिख दिया है और कैसे उन्होंने ग्राफ बनाया है मैं आपके सामने बना देता हूं, आप देख लीजिए। बिल्कुल यही 3 चीजें थी। तो भाई आपके पास 3 चीज थी, एक तो QC KC तो इक्विलिब्रियम, QC इज ग्रेटर देन KC तो बैकवर्ड, और अगर QC इज लेस देन अभी आपने पढ़ा तो फॉरवर्ड। यही 3 चीज थी। तो देखिए इन लोगों ने कैसे बनाया है, इन लोगों ने ऐसे बनाया है, फिगर ऐसे बनाया है इन लोगों ने, किताब वालों ने। यहाँ पर इसको लिया QC, यहाँ पर लिया, इसको माना इन्होंने, इसको माना QC, इसको KC। ये वाला पार्ट QC का है, ये वाला KC का है। तो जब QC देखिए दोनों का लेवल क्या है भाई, दोनों का लेवल बराबर, मतलब QC इज इक्वल टू KC। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हो कि सर ये इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम। चलिए भाई दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में KC को ज़्यादा कर दिया है, KC को ज़्यादा कर दिया है। KC को ज़्यादा करने का मतलब ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ ऊपर कर दिया, इसको डाउन कर दिया। तो मैं बना देता हूँ इसको डाउन। ये देखिए इसी के लेवल में लेंगे KC को, तो ये हुआ KC ये, और QC को थोड़ा डाउन कर देंगे, ये डाउन कर दिया। तो ये देखिए ये क्या है भाई, ये है KC और ये क्या है QC। KC ज़्यादा है और QC कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ऐसे उन लोगों ने बनाया। दूसरा केस क्या बनाया है, इधर से बनाया है। आपकी बार क्या किया इन्होंने, आपकी बार क्या किया इन्होंने, QC को ज़्यादा कर दिया। तो ये वाला ग्राफ हम सिमिलर रखेंगे, ये ग्राफ हमने सिमिलर रखा। और आपकी बार किसको डाउन कर दिया जाए, KC को डाउन कर दीजिए, तो KC को डाउन कर दिया। ओके, यहाँ पे डाउन कर दिया। तो इसको हमने रखा QC, KC हो गया डाउन। ये देखिए अब क्या हुआ, QC कंसंट्रेशन कोशेंट ज़्यादा है और KC क्या है, कम है। इसका मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, मतलब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। तो इस टाइप से ग्राफ आपकी किताब ने, जो कंपटीशन की बुक्स हैं उन लोगों ने दिखाया है, लिखा है। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड, ये इक्विलिब्रियम और ये बैकवर्ड। वहाँ जो हमने नोट लिखाया था उसी नोट को इन लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में लिखा है। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं, हम लोगों ने भी बना लिया समझ के। तो आप अपनी बुक जब कंपटीशन की NCERT एट योर फिंगर टिप्स खोलेंगे तो उसमें ये चीज़ दिया गया है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आप KC और QC के बारे में जान गए। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन जाने के पहले मैं इस पूरे लेक्चर को, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं समराइज करता हूँ, इस पूरे लेक्चर को समराइज करूँगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। तो भाई स्टार्ट करते हैं फिर से एक रिवीजन, इसी क्लास का रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बताते चलिएगा। आज हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी, आज हम लोगों ने शुरुआत की थी जब पिछले टर्न पर हमने पढ़ाया था तो किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है उसको मैंने बताया था। तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था। आज मैंने पहला पॉइंट ये बताया था, पहला पॉइंट ये था कि KC कैसे लिखा जाता है। तो मैंने ये बताया, एक एग्जाम्पल लेके बताया था, 2 के A मोल, B के मोल और C के 3 मोल और D के 4 मोल। इसके लिए KC अगर हमको लिखना है तो C की पावर 3, D की पावर ये 4 अपान क्या, A की पावर 2 इंटू B की पावर 1 बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, मैंने बताया कि KC क्या क्या बताता है, इसका महत्व क्या है। तो आप लोगों ने कहा कि सर KC एक्सटेंट बताता है, किसी भी अक्रिया की मात्रा को बताता है कि रिएक्शन किस मात्रा तक होगी। तो आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट इसी में कहा था
कि अगर Kc की वैल्यू 1000 हो, 10 की पावर 3 हो, तो आप लोगों ने कहा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट कहा कि सर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, 0.001 से भी कम है, तो आपने कहा कि सर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर आपने कहा कि अगर Kc की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करे, तो आपने कहा कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल अमाउंट में होगी। चौथे पॉइंट पर आप लोगों ने क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 3 से भी ज़्यादा, तो रिएक्शन कंप्लीशन की ओर होगी, कंप्लीशन की ओर। ये आप लोगों ने डिस्कस किया था। फिर आप लोगों ने क्या डिस्कस किया हमारे साथ? फिर आप लोगों ने कहा कि सर अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में हो, सब गैस में हो, तो क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ही लिखेंगे? तो मैंने कहा नहीं, गैसियस रिएक्शन के लिए हम Kp लिखेंगे। Kp जब हम लिखते हैं तो वहाँ पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का लिखते हैं। जैसे वहाँ हम स्टोइचियोमेट्री को पावर के फॉर्म में लगाते हैं, वैसे यहाँ भी अगर हमारे पास A मोल A के गैस प्लस B मोल B गैस के आपस में रिएक्शन करके बना रहा है C, यहाँ पर 2 मोल गैस के, अगर इसके लिए Kp लिखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 2, ये 2 है, अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1। हमने आपको एक फार्मूला भी बताया कि पार्शियल प्रेशर बराबर, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, बताया था ना अभी। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। फिर हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को ये बताया कि Kp और Kc में क्या संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। और आप लोगों ने कहा कि सर Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या था? डेल्टा n रिएक्शन में गैस के मोल्स में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उसी को डेल्टा Ng निकालने के लिए प्रोडक्ट में गैस के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोलों की संख्या, वही डेल्टा n थी। ओके, यही डेल्टा n था। फिर मैंने आपको इसके 3 केस बताए कि अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 तो Kp बराबर, फिर मैंने Kp बराबर Kc बताया था। अगर डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 तो Kp इज ग्रेटर दैन Kc था। अगर डेल्टा n की वैल्यू लेस दैन 0 तो Kp इज लेस दैन Kc था। ये सब ने मैंने आपको डिटेल में समझाया था। यहीं पर मैंने एक हिंट बताया था कि ऐसा कभी कभी पूछेगा कि उस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, जिसमें केवल सॉलिड और लिक्विड के ही मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहेंगे सर Kp बराबर Kc होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कई एग्जाम्पल कराए। एग्जाम्पल में हमारा टारगेट है डेल्टा n को बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना। हमको केवल गैस के मॉलिक्यूल ही लेना है, हमको सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल डेल्टा n के कैलकुलेशन में छोड़ देना है या 0 ले लेना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन कोशेंट। कोई रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, A के A मोल, B के B मोल और C के C मोल और D के D मोल, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो लें, लेकिन शर्त यह है कि ये इक्विलिब्रियम पर ना हो, ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम पर ना हो। अगर ये इक्विलिब्रियम पर हो गई तो यही QC KC के बराबर हो गई। तो हमने कहा कि कंसंट्रेशन कोशेंट इज ए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। QC अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर होता है। अगर सौभाग्य से यह जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर निकाले तो वही KC कहलाएगी, QC का नाम नहीं रह जाएगा। मैंने 3 बातें बताई कि अगर ये बताया मैंने QC KC के बराबर है तो इक्विलिब्रियम, अगर कंसंट्रेशन कोशेंट KC से ज़्यादा है तो बैकवर्ड, अगर KC ज़्यादा है QC कम है तो फॉरवर्ड। और मैंने 3 ग्राफ आपको बताए ऐसे ऐसे, यहाँ पर QC और ये KC दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर KC बड़ा हो जाए QC छोटा हो जाए तो फॉरवर्ड। अब यहाँ पर मैंने QC को बड़ा कर दिया और KC को छोटा कर दिया तो बैकवर्ड, ये इक्विलिब्रियम। इन ग्राफ को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस पूरे लेक्चर को लिख के, मैं बार बार कहता हूँ
कि बिना लिखे केमिस्ट्री नहीं आती है। कोई भी चीज़ आप लिखिए, पेन कापी लेकर लिख के पढ़िए कि Kp और Kc में क्या संबंध है। तो लिखिए Kp = Kc/r⁻∆n। डेल्टा n क्या होता है इसको लिखिए, चूँकि जब लिखता है व्यक्ति तो उसके दिमाग में याद रहती हैं चीज़ें। तो आप लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करिएगा। Kp = Kc/r⁻∆n। आपके NCERT या टू फिंगर टिप्स में बहुत प्रॉब्लम है, आपके NCERT वाली किताब में भी बहुत प्रॉब्लम है, पुराने साल के नीट और जेईई के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका मस्तिष्क खुलेगा, आपको और जानकारी होगी कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। तो तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।